नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे एक बेहद अहम, बेहद चर्चित और बेहद विवादित इलाका बनता जा रहा है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को पाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं? तो इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का ट्रंप के इस जुनून से क्या लेना देना है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस वीडियो से होकर गुजरेंगे तो सब कुछ आपके सामने बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। दरअसल ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और साल के ज्यादातर समय यहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। सिर्फ 20% इलाका ही बर्फ से मुक्त है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु संकट की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे जमीन के नीचे दबे नए खनिज संसाधन सामने आने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, जमीन के नीचे छिपे संसाधन सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको मैं ग्रीनलैंड के बारे में जो मैंने अभी तक बताया है उसको और डिटेल में बताऊंगा। कौन से समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, कौन से खनिज सामने आ रहे हैं, क्यों इस ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया में एक रेस शुरू हो गई महाशक्तियों में। ध्यान से आप इस वीडियो को अगले कुछ मिनटों में देखिए। ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहां लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या दिखावा मानकर नजरअंदाज कर दिया था। अब हालात काफी बदल चुके हैं। ट्रंप अब इस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। आर्कटिक वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। यहां रूस, कनाडा, अमेरिका और ग्रीनलैंड लगभग आमने सामने हैं और इसी वजह से इस इलाके को लेकर इन देशों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है। इस प्रतिस्पर्धा की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, तेल, गैस और दुर्लभ खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती जरूरत। दूसरी, दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन, जहां हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और तीसरी सबसे अहम वजह है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया के गर्म होने से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जो इलाका पहले बर्फ की वजह से छिपा रहता था, अब वो धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक उभर आया हो और इसी नए मौके पर कब्जा जमाने के लिए इन बड़े देशों के बीच होड़ मची हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक में अब नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच के सफर को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। इसलिए अब बड़ी ताकतों की नजर इन सस्ते रास्तों पर है। सिर्फ समुद्री रास्ते ही नहीं, बर्फ के नीचे दबे कीमती प्राकृतिक संसाधन भी अब दिखने लगे। माना जाता है कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस, दुर्लभ खनिज यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स और दूसरी अहम धातुओं का बड़ा भंडार मौजूद है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इन संसाधनों को निकालना आसान होता जा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका, रूस और दूसरी बड़ी ताकतें इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे उसके लिए सैन्य तनाव ही क्यों ना हो जाए। दिख रहा है सामने वो तो। इन सभी कारणों से ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ से ढका एक दूर दराज का इलाका नहीं रह गया है। ये धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का एक बेहद अहम केंद्र बनता जा रहा है, जहां भविष्य में देशों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा वर्तमान में बढ़ चुकी है, जो ग्रीनलैंड के आजकल हालात हैं। और ग्रीनलैंड अकेले ही फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मिलाकर भी उनसे बड़ा है। सोचिए उसका इलाका कितना बड़ा होगा। अगर ट्रंप कभी ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में ले आते हैं तो यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इलाका होगा। यह अलास्का और कैलिफोर्निया जैसे बड़े राज्यों से भी बड़ा होगा। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड और पूरा आर्कटिक इलाका आज दुनिया की राजनीति में इतना अहम बन गया है। पिछले 5 सालों में आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ का औसत क्षेत्रफल 46 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। यह 1981 से 2010 के औसत के मुकाबले 27% कम है। जितनी बर्फ पिघल चुकी है उसका क्षेत्रफल लगभग अफ्रीकी देश लीबिया जितना है। यानी एक लीबिया निकल आया है सामने नया। और बर्फ पिघलने की वजह से अब आर्कटिक क्षेत्र में समुद्र लंबे समय तक खुला रहने लगा है।
पहले यहां इतनी मोटी बर्फ जमी रहती थी कि आम जहाजों का गुजरना नामुमकिन था। उस समय सिर्फ खास आइस ब्रेकर जहाज ही इन इलाकों में जा पाते थे, जिसमें रूस को महारत हासिल है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और आम व्यापारिक जहाज भी इन रास्तों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन नए समुद्री रास्तों में अब सबसे अहम नॉर्दर्न सी रूट यानी उत्तरी समुद्री मार्ग है। यह रास्ता रूस के आर्कटिक तट के साथ साथ चलता हुआ यूरोप को एशिया से जोड़ता है और इस रास्ते से जहाजों का सफर काफी छोटा हो जाता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। इसी वजह से यह रास्ता तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। साल 2025 में इस्तांबुल ब्रिज नाम का एक कंटेनर जहाज चीन से ब्रिटेन तक नॉर्दर्न सी रूट से सिर्फ करीब 20 दिनों में पहुंच गया। आमतौर पर दूसरे रास्तों से यही सफर ज्यादा समय लेता है। इसी तरह 2024 में रूस और अमेरिका के बीच मौजूद बेरिंग स्ट्रेट में 665 जहाज गुजरे। यह संख्या 2010 के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। यानी पिछले कुछ सालों में यहां से जहाजों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है। हालांकि खतरे अभी भी खत्म नहीं हुए। कई बार गर्मियों में भी बर्फ अचानक जम जाती है और जहाज उसमें फंस जाते हैं। इसलिए ये रास्ते फायदेमंद तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आर्कटिक इलाके को लेकर देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस और अमेरिका सभी इस क्षेत्र पर अपने दावे रखते हैं। वजह साफ है कि यहां नए समुद्री रास्ते हैं और भविष्य में बड़े संसाधन मिलने की उम्मीद है। अमेरिका की ग्रीनलैंड में पहले से ही सैन्य मौजूदगी है, जहां एक सैन्य अड्डा मिसाइल वार्निंग और स्पेस सर्विलांस का काम करता है। रूस ने भी पिछले 10 सालों में कई सैन्य ठिकाने यहां खोले हैं और पुराने सोवियत दौर के अड्डों को फिर से सक्रिय किया है। 2018 में चीन ने खुद को नियर आर्कटिक कंट्री बताया ताकि इस इलाके में अपना रोल बढ़ा सके। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने से आर्कटिक इलाके की सुरक्षा स्थिति काफी बदल गई है। पहले ये दोनों देश नेटो से बाहर थे, लेकिन अब उनके जुड़ने से नेटो सीधे रूस की उत्तरी सीमा के और करीब पहुंच गया है। इससे रूस की चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से रूस अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। यह क्षेत्र रूस के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहां उसकी नौसेना और परमाणु क्षमता से जुड़े ठिकाने मौजूद हैं। यूक्रेन युद्ध में उलझे होने के बावजूद रूस ने आर्कटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी कमजोर नहीं होने दी। दूसरी तरफ नेटो देश भी पीछे नहीं है। वो आर्कटिक में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहे हैं और खासतौर पर नए आइस ब्रेकर जहाज बनाने की घोषणाएं की जा रही हैं ताकि बर्फीले समुद्रों में उनकी पहुंच बनी रहे। अब जरा ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी को भी समझिए। ग्रीनलैंड दुनिया के उत्तर में आर्कटिक इलाके में स्थित है। यह अमेरिका और यूरोप के बीच पड़ता है, इसलिए इसकी जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रीनलैंड में 57,000 लोग रहते हैं। यह डेनमार्क का एक ऑटोनोमस इलाका है, स्वायत्त क्षेत्र। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका है। इसमें दुनिया का 10% ताजा पानी है। यह उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में है। ग्रीनलैंड में नियोडाइमियम, प्रासियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे कई दुर्लभ खनिजों का भंडार है। यह खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन में काफी अहम रोल रखते हैं। ग्रीनलैंड में अभी तक इन दुर्लभ खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन नहीं हो पाया है क्योंकि यह इलाका बहुत दुर्गम है। साल के ज्यादातर समय यहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। सिर्फ 20% इलाका है जो बर्फ से मुक्त है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु संकट की वजह से बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे जमीन के नीचे दबे नए खनिज संसाधन सामने आने लगे हैं। ग्रीनलैंड में तेल, गैस और कई कीमती खनिज मिलने की संभावना है, जिनकी भविष्य में जरूरत और बढ़ने जा रही है। और इसी कारण दुनिया की बड़ी ताकतों की नजर ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक इलाके पर लगातार टिकी हुई है। आने वाले समय में यह इलाका सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर भी और ज्यादा अहम हो सकता है। यहां खनन का काम कर रही कंपनियों में चीन की भी बड़ी हिस्सेदारी है। तो समझे आप कैसे ग्लोबल वार्मिंग ने एक अनजान से इलाके को, एक ऐसे इलाके को जहां पर साल भर बर्फ जमी रहती है और आइस ब्रेकर जहाज के अलावा नॉर्मल जहाज जहां से गुजर नहीं सकते, कैसे उसका रेट बढ़ा दिया है और कैसे एक नया धरती का हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मानो पैदा हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड का रेट ग्लोबल वार्मिंग ने बढ़ा दिया है। वरना आज ना ट्रंप इतना आमादा होते, ना चीन वहां घुसने की कोशिश कर रहा होता, ना रूस वहां जा रहा होता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और इस पर अपना कमेंट हमें भी जरूर दें। नमस्कार।